Good morning, everyone. This is Ruby Rathore, your science teacher. Student, I hope you will be fine at your home. So, let's start our chapter number first, crop production and management. बच्चों, आपने क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े हुए हैं, जैसे कि क्रॉप्स क्या होता है, एग्रीकल्चर का मीन क्या होता है, क्रॉप्स कितने टाइप्स की होती हैं और सीजन बेस्ड हम क्रॉप्स को कितने प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं. नाउ in this lecture we will study about the agriculture practices. First, the term is agriculture practices says that the all important activities which are required to grow healthy crop are known as the agriculture practices. Okay, मतलब वो सारी क्रियाएं जो किसी भी फसल को, एक हेल्दी फसल को उगाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट स्टार्ट. Till 10,000 BCE, people were nomadic. Student, 10,000 BCE तक लोग कैसे रहे? नोमैडिक रहे. नोमैडिक इट मीन्स आदिवासी, जिन्हें हम कह सकते हैं. आदिवासी जो लोग होते थे, आपको पता है, वो पेड़ों की छाल पहनते थे, फूड और शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते थे, जानवरों को मारते थे, मांस खाते थे एंड शो ऑन. सो दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वो फूड और शेल्टर के लिए ग्रुप्स में इधर उधर घूमा करते थे. दे एट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. वो कच्चे फल और सब्जियां खाते थे. एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स फॉर फूड. और उन्होंने जानवरों को अपने भोजन के लिए मारना शुरू कर दिया था. लेटर, बाद में, दे कुड कल्टिवेट लैंड. उन्होंने ज़मीन को कल्टिवेट करना सीखा, ज़मीन को उपजाऊ बनाना सीखा, उसमें एग्रीकल्चर करना सीखा. एंड प्रोड्यूस राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स. और उन्होंने चावल, गेहूँ और अदर फूड क्रॉप्स के बारे में कल्टीवेशन करना शुरू कर दिया. सो वी कैन से द फर्स्ट क्रॉप विच वाज कल्टिवेटेड बाय द नोमैडिक पीपल्स इज़ राइस. ओके, वो कौन सी फसल है जिसे नोमैडिक पीपल्स ने सबसे पहले उगाना शुरू किया था? वो है हमारी राइस, इट मीन्स चावल. ओके स्टूडेंट, दस वाज बोर्न एग्रीकल्चर. यहीं से ही हमारा एग्रीकल्चर वर्ड का क्या होता है? उत्थान होता है, या फिर कह सकते हैं यहाँ से हमारे एग्रीकल्चर वर्ड की शुरुआत होती है या कृषि की शुरुआत होती है. ओके, नाउ व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप. जब हम एक ही तरह के पौधों को एक बड़े प्लेस पर लार्ज स्केल में कल्टीवेट करते हैं, उगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? क्रॉप कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स दैट ऑल द प्लांट ग्रो इन अ फील्ड दैट ऑफ द व्हीट. मतलब क्या है? अगर आप कहीं गेहूं का खेत देखते हैं तो वहाँ पर आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि इस खेत में जितने भी पौधे हैं वो सारे पौधे किसके हैं? गेहूं के हैं. जब हम एक ही पौधे को एक बहुत बड़े एरिया में कल्टीवेट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं. ओके स्टूडेंट, यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर डिफरेंट टाइप्स लाइक द सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. आप जानते हैं क्रॉप्स बहुत सारे प्रकार की होती हैं, जैसे कि सीरियल्स इट मीन्स अनाज, वेजिटेबल्स सब्जियाँ एंड फ्रूट यानी कि फल. दिस कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन. ये सारी चीज़ें, या कह सकते हैं कि हमारे देश में या विश्व में होने वाली जितनी भी फसलें हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग ग्रो की जाती हैं. जो सीजन जिस फसल का होता है या जो सीजन जिस फसल के लिए सूटेबल होता है वो फसल उसी सीजन में ग्रो की जाती है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करती हूँ कि चावल किस सीजन की फसल है, तो आप कहेंगे समर की. क्यों? क्योंकि चावल के लिए जो वेदर कंडीशन है वो कैसी होनी चाहिए? वो गर्म होनी चाहिए. इट मीन्स जो मौसम है उसका टेम्परेचर गर्म होना चाहिए. अगर दूसरे शब्दों में हम कहें कि गेहूं के लिए कौन सी फसल उपयोगी है, तो आप कहेंगे सर्दियाँ. इट मीन्स द वेदर कंडीशन शुड बी कोल्ड. ओके स्टूडेंट, सो दैट्स वाई इंडिया इज़ ए वास्ट कंट्री. The climate condition like the temperature, humidity and rainfall vary from region to another. मतलब
आप कह सकते हो कि हमारा जो भारत है वो एक बहुत वास्ट कंट्री है, विस्तृत देश है। द क्लाइमेट कंडीशंस, इसमें जो क्लाइमेट कंडीशंस हैं मीन्स जलवायु की जो स्थिति हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेनफॉल की कंडीशन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में वेरी करती है, इट मीन्स बदलती है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे ज़्यादा वर्षा हमारे भारत में कहाँ होती है, तो मौसिनराम इन चेरापूंजी, जानते हैं आप लोग कि चेरापूंजी में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अगर मैं बात करूँ कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है, तो जनरली वो प्लेस कौन सा होगा, हमारा राजस्थान। ओके, सो इसी तरह हम कह सकते हैं कि कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है, कुछ ऐसे हैं जो हमेशा ही गर्म रहते हैं, कुछ ऐसे हैं जहाँ पर रेनफॉल हमेशा होती रहती है। तो जहाँ जैसा वेदर होता है वहाँ के लोग वही क्रॉप को चूज़ करते हैं जो वहाँ की वेदर कंडीशन के लिए सुइटेबल हो। ओके, accordingly there is a rich variety of crops in different part of country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. इतनी विस्तृत वेदर कंडीशन या कह सकते हैं इतने डिफरेंट वेदर कंडीशन या वेराइटी ऑफ द वेदर कंडीशन को देखते हुए हमारे देश में जनरली फसलों को कुछ बेसिक 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो बेसिक 2 पार्ट्स कौन से हैं हमारे? पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप जिसे हम समर सीजन क्रॉप कहते हैं। द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, वो फसलें जो जनरली किस में होती हैं, रेनी सीजन में होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, खरीफ क्रॉप कहा जाता है। द रेनी सीजन इन इंडिया इज़ जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर। हमारे देश में जो रेनी सीजन है उसकी शुरुआत कब से होती है, जनरली 15 जून से होती है, या फिर आप कह सकते हो रफली जून टू सितंबर। तो वो सारी फसलें जो जून टू सितंबर, इट मीन्स जून जुलाई के टाइम पर बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर के टाइम पर उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं हम, खरीफ क्रॉप कहते हैं। ये चीज़ आप पहले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। सो पैडी, मेज़, पैडी इट मीन्स धान, मेज़ मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट मूंगफली एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये किसके एग्जाम्पल हैं, खरीफ क्रॉप के। नाउ लेट अस मूव द सेकेंड टाइप ऑफ क्रॉप। सेकेंड टाइप ऑफ द सीजनल क्रॉप इज रवि क्रॉप। रवि क्रॉप को भी हम सीजनल क्रॉप कह सकते हैं। द क्रॉप ग्रोन इन विंटर सीजन, वो सारी फसलें जो विंटर सीजन में ग्रो की जाती हैं उन्हें क्या कहा जाता है, रवि क्रॉप कहा जाता है। इट मीन्स अक्टूबर टू मार्च के बीच में जो फसलें होती हैं उन्हें रबी क्रॉप कहते हैं। दीज क्रॉप आर सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर व्हीट, ग्रेम, पी, मस्टर्ड एंड द लिंसीड। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर आप कह सकते हो कि अप्रैल, मई और जून के बीच में कुछ स्पेशल टाइप की फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें हम जायद क्रॉप कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। Besides these, pulses and vegetables are grown during the summer at many places. इसके अलावा बहुत सारी जगहों पर गर्मियों में भी लोग दालें और सब्जियों को उगाते हैं। Now, let us move on the another topic, which is named as the basic practices of crop production. क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए हम बेसिक कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को अप्लाई करते हैं या फिर हम कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं। These are the practices which is known as the agriculture practices. So, in this chapter, there were 2 children, Paheli and Bujo. Here, the question is from the side of the Bujo. This is Bujo. He asked the question, why paddy cannot be grown in winter season? ये अपनी सिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम पैडी को, धान को विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते। सो पहली गिव आंसर ऑफ द बुझोस क्वेश्चन, पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर। पहली इसका आंसर क्या देती है कि जो पैडी है उसको बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। देयरफॉर इट इज़ ग्रोन ओनली इन रेनी सीजन, यही कारण है कि ये सिर्फ रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है। ओके, नाउ आई होप
आप लोगों को भी अपना आंसर मिल गया होगा कि हम धान को सर्दियों में क्यों नहीं उगाते हैं। सो स्टूडेंट, व्हाट इज कल्टीवेशन? कल्टीवेशन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द कल्टीवेशन? Cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. Cultivation of crop वो सारी एक्टिविटीज़ का एक ग्रुप है जो फार्मर एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में क्रॉप को उगाते टाइम जो फार्मर अपनी प्रैक्टिसेस में लाता है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि फार्मर जो एक्टिविटीज़ को एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में क्या करता है, परफॉर्म करता है, उसी को ही हम कहते हैं कल्टीवेशन, प्रैक्टिसेस ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ओके, you may find that these activities are similar to those carried out by gardener to even by you when you grow ornamental plant in your house. यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि you may find that, आप भी ये प्राप्त करेंगे दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर, ये सारी एक्टिविटीज़ जो कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप के अंडरगो चलती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ आप अपने गार्डन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपने गार्डन में जो माली है उसको देख सकते हैं, या फिर आप खुद अपने गार्डन में जब भी किसी पौधे को, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट उन्हें कहते हैं जो सजावट वाले पौधे होते हैं। ओके, अगर आप अपने हाउस के गार्डन में कोई ऑर्नामेंटल प्लांट को लगाते हैं तो आपको बहुत सारी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, ये जो प्रैक्टिसेस हैं या एक्टिविटीज़ हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहते हैं। यानी कि ऑल एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म्ड बाय द फार्मर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। यू कैन नोट डाउन दिस, all the activities which performed by the farmer over a period of time during the cultivation of crops are known as the agriculture practices. Okay student, so let's see what are the agriculture practices. Look at this, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस दी गई हैं। दीज आर द मेजर प्रैक्टिसेस विच रिक्वायर्ड टू ग्रो हेल्दी क्रॉप। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट प्रैक्टिस इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले जब हम किसी क्रॉप को अपने खेत में उगाने जाते हैं तो हमें मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। मिट्टी को तैयार करना क्या होता है? मिट्टी को तैयार करने में जैसे कि हम अपने खेत में क्या करते हैं, उसकी प्लोइंग करते हैं, टिलिंग करते हैं। प्लोइंग और टिलिंग क्यों करते हैं? ताकि हम अपनी जो मिट्टी है उसको लूजन कर सकें, जिससे प्लांट्स की रूट्स उसमें इजीली पेनिट्रेट कर जाएं, अंदर चली जाएं और उन्हें सांस मिलती रहे, वो इजीली ग्रो कर सकें और हेल्दी बन सकें। ओके, ये चीज़ आप आगे पढ़ेंगे। सेकेंड प्रैक्टिस इज सोइंग। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम होता है सोइंग। इट मीन्स बीजों का बोना। आपने सबसे पहले खेत में क्या किया है, मिट्टी को प्रिपेयर किया जिससे आपके बीज उसमें इजीली ग्रो कर सकें। नाउ सेकेंड प्रैक्टिस विल बी सोइंग। अब आप क्या करेंगे, बीजों को खेत में डालेंगे। बिना बीज के तो कोई फसल हो नहीं सकती। अब आप क्या करेंगे, बीजों को डालेंगे। इट मीन्स सेकेंड प्रैक्टिस इज सोइंग। थर्ड प्रैक्टिस इज एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। थर्ड प्रैक्टिस में आप क्या डालेंगे खेत में, मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे टू मेक योर प्लांट हेल्दी, जिससे आपकी जो प्लांट्स हैं उन्हें सारे रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल सकें और प्लांट्स आपके हेल्दी मैनर में ग्रो कर सकें। ओके स्टूडेंट, फोर्थ स्टेप इज़ इरिगेशन। चौथी स्टेप आप क्या लेंगे, इरिगेशन लेंगे। इरिगेशन जिसे हम कहते हैं सिंचाई। आर्टिफिशियल मैनर से जब हम पौधों को क्या देते हैं, पानी देते हैं, तो उस मेथड को हम इरिगेशन कहते हैं। ओके, नाउ फिफ्थ प्रैक्टिस इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीट। आपने मिट्टी को प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आपने खेत में बीज डाल दिए। बीजों की हेल्दी ग्रोथ के लिए आपने उनको रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देने के लिए मैन्योर और फर्टिलाइज़र का यूज़ किया। उसके बाद उनको पानी दिया। पानी देने के बाद जब आपके पौधे
ग्रो करेंगे तो साथ में ही उसके कुछ घास या कह सकते हो जो भी खरपतवार या वीड्स होंगे, अनवांटेड प्लांट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो उगेंगे। तो आपको अपने पौधों को वीड से प्रोटेक्ट करना होगा। देन यू कैन यूज़ बीडीसाइड। ओके, हम बीडीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। हाथों से भी बहुत सी फसलें ऐसी होती हैं जहां हम वीड्स को हाथों से निकालते हैं। 6 प्रैक्टिसेस हार्वेस्टिंग। अब इतना सब करने के बाद आपकी फसल जब बड़ी हो जाएगी, पक जाएगी, तब टाइम आएगा हार्वेस्टिंग का। तब आप फसल में क्या करेंगे? हार्वेस्टिंग करने जाएंगे। हार्वेस्टिंग के बाद आप अपनी फसल को सबसे मेन स्टेज पर लेकर आएंगे जिसे बोलते हैं स्टोरेज। दिस इज़ द लास्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। मतलब अगर आपने पूरी फसल उगा ली है, आप घर पर ले आए, बट अगर आपने उसका स्टोरेज प्रॉपर मैनर में नहीं किया तो उसमें घुन लग जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। सो स्टोरेज इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट practice. Okay student, now let go at the preparation of soil, which is the first step of our agriculture practices. Let's see student, preparation of soil. The preparation of soil is the first step before growing a crop. किसी भी फसल को उगाने से पहले सॉइल को प्रिपेयर करना ये सबसे पहली स्टेप है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. ये सबसे पहला टास्क है, हम या कह सकते हो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है हमारे एग्रीकल्चर का, कृषि का, जिसमें हम सॉइल को लूजन करते हैं। Why we loosen the soil? हम सॉइल को लूजन क्यों करते हैं? लूजन यानी कि सॉइल को ढीला क्यों करते हैं? Because this allows the roots to penetrate deep into the soil. जिससे क्या हो, हमारे फसल की जो जड़ें हैं, हमारे पौधों की जो जड़ें हैं, वो मिट्टी में आसानी से अंदर तक चली जाएं, इसलिए करते हैं। दूसरा, द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली। जो लूज सॉइल होगी वो रूट्स को सांस लेने में, आसानी से सांस लेने में मदद करेगी। इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, जब वो काफ़ी गहराई में अंदर तक चली जाएंगी, तब भी पौधों की जड़ें आसानी से सांस ले सकेंगी क्योंकि हमारी मिट्टी लूज हो चुकी होगी। अगर हम मिट्टी को लूज़ नहीं करेंगे तो पहले तो हमारे पौधों की जड़ें मिट्टी में अंदर तक नहीं जाएंगी और दूसरा उन्हें वहाँ पर ब्रीथ भी नहीं मिलेगी। ओके, नाउ माय क्वेश्चन इज दिस, दैट व्हाई डज द लूजन ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? मिट्टी का लूजन होना रूट्स को आसानी से सांस लेने में कैसे मदद करता है या क्यों मदद करता है? सो द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म। आपने अर्थवॉर्म्स के बारे में सुना होगा, जिन्हें हम फ्रेंड्स ऑफ फार्मर कहते हैं। द लूजन्ड सॉइल हेल्प इन ग्रोथ ऑफ द अर्थवॉर्म। लूजन सॉइल अर्थवॉर्म की ग्रोथ को एंड माइक्रोब्स की ग्रोथ को, जो मिट्टी के अंदर ही रहते हैं, मिट्टी में पनपते हैं, मिट्टी में ही ग्रो करते हैं, उनकी ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं या फिर कह सकते हैं उनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। दीज ऑर्गेनिम्स, ये जो अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ये किसान के क्या कहे जाते हैं? मित्र कहे जाते हैं। किसान के फ्रेंड इनको क्यों कहते हैं हम? सिंस they further turn and loosen the soil and add humus to it. ये क्या करते हैं? हमारे खेत की मिट्टी में जितने ज़्यादा अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स होंगे वो मिट्टी को उतना ज़्यादा ह्यूमस प्रोवाइड करेंगे और मिट्टी को कंटिन्यूसली लूज रखेंगे। ओके, जिससे हमारे खेत की जो उर्वरकता है वो बढ़ जाएगी। ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, वाई द सॉइल नीड्स टू टर्न एंड लूजन? मिट्टी को लूजन होने की आवश्यकता क्या है? यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स। आपने पहले की क्लासों में ये पढ़ा होगा कि मिट्टी में क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होती है एंड सम लिविंग ऑर्गेनिम्स। दीज आर द 4 important things which are found in the soil. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organism.
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड। आप जानते हो कि माइक्रोब्स या डिकम्पोजर्स वो छोटे छोटे बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स जो सड़े गले पौधों को, जानवर को, मरे हुए पौधों को या जानवरों को पुनः मिट्टी में मिला देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं, उन्हें हम डिकम्पोजर कहते हैं। ओके, सो इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज्ड बाय सॉइल ऑर्गेनिज्म। सॉइल के जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं वो खेतों में पड़े हुए डेड प्लांट्स को या एनिमल्स के वेस्ट को या एनिमल्स को डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन द डेड ऑर्गेनिम्स आर रिलीज्ड बैक इनटू द सॉइल। जिससे क्या होता है कि इन जीवों में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिट्टी में वापस मिल जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट। डिकम्पोजर्स जिस भी ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करते हैं लाइक एज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनसे जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस होते हैं या कह सकते हो कि उनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आफ्टर डिकम्पोजिंग मिट्टी में दोबारा फिर से क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और उसके बाद जो नए पौधे मिट्टी में उगते हैं वो उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे उनकी ग्रोथ बेटर होती है। ओके, सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ। आप जानते हो कि मिट्टी की कुछ ही सेंटीमीटर की परत उपजाऊ मानी जाती है। अगर हम मिट्टी को बहुत ज़्यादा अंदर तक खोद लेते हैं या फिर हम मिट्टी में काफ़ी अंदर तक चले जाते हैं तो वहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। अगर हम कहें कि मिट्टी की जो अपर लेयर है वही कल्टीवेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसी में ही वो सारे ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जिनमें प्लांट्स हमारे ग्रो करते हैं। ओके, सो सिंस fewer centimeter of top layer of soil supports plant growth, turning and loosening of soil brings the nutrients rich soil to top so that plant can use these nutrients. जब हम अपनी मिट्टी को टर्न करते हैं इट मीन्स नीचे की मिट्टी ऊपर लाते हैं, ऊपर की मिट्टी नीचे लाते हैं थ्रू द प्लोइंग एंड लूजन ऑफ सॉइल, और मिट्टी को ढीला करते हैं, तो जितनी भी न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टॉप पर होती है वो मिट्टी में अंदर तक चली जाती है, जिससे हमारे खेत में जो कह सकते हो आप न्यूट्रिएंट्स फुल सॉइल है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। ओके स्टूडेंट्स, thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop. अब आपको समझ में आ गया होगा कि लूजनिंग और टर्निंग मिट्टी के लिए आवश्यक क्यों है। पहली चीज़ आपने पढ़ा कि लूजनिंग ऑफ द सॉइल मेक एबल टू द रूट्स टू ब्रीथ। ओके, दूसरा आपने देखा है कि लूजन सॉइल अलाउ टू रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनसाइड द सॉइल। थर्ड आपने देखा कि सॉइल लूजनिंग से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी भी मिट्टी में बढ़ोतरी होती है और मिट्टी की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, लूजनिंग सॉइल में रहने वाले माइक्रोब्स और अर्थवॉर्म को प्रोत्साहन देता है या कह सकते हो कि इनकी ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जिससे ये माइक्रोब्स नेचुरल तरीके से मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। मतलब वह प्रोसेस, वह प्रक्रिया जिससे हम मिट्टी को लूजन करते हैं और टर्न करते हैं, इसको हम टिलिंग या प्लोइंग कहते हैं। ओके, दिस इज डन बाय यूजिंग प्लो। टिलिंग को हम किसके द्वारा यूज़ करते हैं या किसके द्वारा पूरा करते हैं, प्लो के द्वारा। ओके, प्लो क्या होते हैं, प्लो आर मेड ऑफ द वुड ऑफ आयरन। प्लो लकड़ी और लोहे से मिलकर बने होते हैं। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई, अगर हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा सूखी है, इट मे नीड वाटरिंग बिफोर द प्लोइंग। जब हमारा खेत बहुत ज़्यादा सूखा होता है तो हमें सबसे पहले
उसको क्या करना पड़ता है, गीला करना पड़ता है, जिससे प्लोइंग इजीली हो सके और मिट्टी की जो लूजनिंग और टर्निंग है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो सके। ओके, द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड द क्रम्स। आपने देखा होगा कि जो प्लोड फील्ड होते हैं, इट मीन्स जुते हुए जो खेत होते हैं, उनमें मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़े पड़े हुए होते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। सो इन क्रम्स को, यानी कि मिट्टी के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। इसलिए हम खेतों में प्लोइंग के बाद एक सेकंड स्टेप को परफॉर्म करते हैं जिसे कहते हैं लेवलिंग। ओके स्टूडेंट, आफ्टर प्लोइंग हमको क्या करना पड़ता है, लेवलिंग करना पड़ता है। सो लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। लेवलिंग से हमारे पास दो फायदे होते हैं, एक तो बीज बोने में हमको सुविधा होती है और दूसरा इरिगेशन करने में। अगर हम खेत में पानी को छोड़ेंगे, खेत हमारा लेवल में होगा, तो वो पानी पूरे खेत में इजीली स्प्रेड हो जाएगा। ओके, वरना किसी एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा, कहीं पहुंचेगा और कहीं नहीं पहुंचेगा, जिससे इरिगेशन कंप्लीटली परफॉर्म नहीं होगी। ओके, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ द लेवलर। लेवलिंग को हम लेवलर के द्वारा करते हैं। आपने अगर ट्रैक्टर देखा होगा तो उसमें ये सारे इक्विपमेंट्स आपने देखे हुए होंगे। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। टिलिंग से पहले हम कभी कभी खेतों में मैन्योर को डालते हैं, जिससे क्या होता है, दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल, जिससे मैन्योर प्लोइंग करते समय मिट्टी में आसानी से अंदर तक मिल जाती है। दिस मेक्स द सॉइल मोर न्यूट्रिएंट्सफुल। द सॉइल इज मॉइस्टन बिफोर सोइंग। और सॉइल हमारी सोइंग से पहले नमी युक्त हो जाती है या फिर नमी वाली हो जाती है, नम हो जाती है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस मूव ऑन द another topic. This is the agriculture implement. Agriculture implements आप कह सकते हो वो सारी चीज़ें जो प्लोइंग, सोइंग, टिलिंग या लेवलिंग के लिए ज़रूरी होती हैं, या फिर वो सारे टूल्स जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन्हें हम कहते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। यानी कि ऑल द इम्पॉर्टेंट टूल्स विच आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आर नोन एज agriculture implement. Okay, before sowing the seeds it is necessary to break soil clumps to get better yield. आपने अभी पढ़ा कि बीज बोने से पहले आपको जो सॉइल के बड़े बड़े क्रम्स होते हैं या क्लम्प्स होते हैं उनको तोड़ना ज़रूरी होता है, जिससे आपकी जो क्रॉप की यील्ड है वो बेटर तरीके से हो सके। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द वेरियस टूल्स। ये बहुत सारी चीज़ों के द्वारा या बहुत सारे टूल्स के द्वारा होता है। द मेन टूल यूज्ड फॉर दिस पर्पस, यानी कि मिट्टी में बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ने के लिए जो सबसे मेन टूल इस्तेमाल किया जाता है, उस टूल का नाम है प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। दीज आर द थ्री टूल्स। कौन कौन से हैं? प्लो, हो एंड कल्टीवेटर्स। ओके स्टूडेंट, let's see. प्लो, प्लो किसे कहते हैं बच्चों? लुक एट दिस पिक्चर। हल, आपने हल का नाम सुना होगा, जिसे किसान दो बैलों पर लाद कर यूज़ किया करते थे, जिससे वो खेत में प्लोइंग कर सकें अच्छे से। दिस इज नोन एज द प्लो। लेट्स सी, बैलों के ऊपर जो स्टिक लगाई जाती थी उसको हम बीम कहते थे। यहाँ पर जिससे हमारा प्लोशेयर यानी कि वो मेन इक्विपमेंट जो मिट्टी में अंदर धंस कर प्लोइंग में मदद करेगा, उसको हम कहते थे प्लोशेयर। एंड द वुडन स्टिक विच अटैच विद द प्लोशेयर इज नोन एज द प्लो शाफ्ट। ओके स्टूडेंट,